हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और हमने एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स भी देखा था। ठीक है, आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। हम लोग हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है तभी ना पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोल रहा है, ये आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या हो गया स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए 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 यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लिखा हुआ है। ये देखिए फिगर छपा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिख के डिराइव करके देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ देखिए जो फॉर्मूला है, एक मिनट देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला को आपको ला के दिखाना होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूला को प्रूफ करना होगा। ये आपका एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड में आपसे पूछ रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो जो फॉर्मूला होगा आपको उसको बताना है। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला निकाल दिए हैं। देखिए जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस वायर। देखिए ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। आप क्या कीजिएगा, एफ को इधर कर दीजिएगा, मतलब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टी, यहाँ रुकिए एक मिनट दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये हो गया। ठीक है, आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला को लिखना है, ये वाला फॉर्मूला को। ठीक है, ठीक, तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, लिखा हुआ है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फेनोमेना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया था कुछ घटनाओं को देखते हुए। ठीक है, कुछ घटनाओं को देखते हुए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया था। विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड, कहने का मतलब है ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको कुछ फेनोमेना को देख के, मतलब फेनोमेना को, कुछ ऐसी घटनाएं को देखा गया जिससे पता चला कि हाँ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है। और जब ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग को पता नहीं था तो बहुत सारे व्यक्ति जो थे ये सारी चीज़ से अनकनेक्टेड थे। अनकनेक्टेड कहने का मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ से भली भांति परिचित नहीं थे। समझ में आया, ये सारी बातों से इंट्रोड्यूस नहीं थे। अगर पहले आप बोल देते कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो पहले का आदमी बोलता है नहीं ये सब तो भगवान के कारण होता है। तो नहीं, जब हम लोग को पता चला कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो हम लोग को क्लियर कट हो गया कि नहीं, ये जो होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके कारण जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। हम लोग अर्थ से जो बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो मून का मोशन होता है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ जो मून का मोशन होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो वह भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स का मोशन होता है वह भी किसके कारण होता है, तो वह भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। देखिए समुद्र में जो लहरें उठती है ना, समुद्र में जो लहर उठता है वो क्यों उठता है, तो वह भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उठता है। मून और सन और पृथ्वी जब एक दूसरे के सामने आते तो कहने का मतलब है जब अर्थ, मून और सन एक दूसरे के मतलब सामने अपीयर होते हैं, ठीक है, तो जो है समुद्र से है ना लहरें उठती है। ठीक है, तो ये जो लहरें उठने का जो कारण है वह भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है लहरें उठती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़िया से टॉपिक पढ़ेंगे फ्री फॉल, कि फ्री फॉल होता क्या है। ठीक है, तो दिया हुआ है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। देखिए बोल रहा है हम लोग ये जो फ्री फॉल है इसको हम लोग बढ़िया समझेंगे इस एक्टिविटी को देख के। कौन सा एक्टिविटी है देखते हैं। देखिए बोर्ड एक्टिविटी में 10.2 एक्टिविटी में टेक ए स्टोन, ठीक है,
पत्थर का कोई टुकड़ा लीजिए, थ्रो इट अपवर्ड्स, उसको धरती से ऊपर की ओर फेंकिए, ठीक है। तो इट रीचेज ए सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। देखिए, जब आप धरती पे खड़ा होकर उस पत्थर को फेंकिएगा तो वह कुछ ऊपर हाइट तक जाएगा और कुछ हाइट तक जाने के बाद वह नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है सो, वी हैव लर्नड दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यह जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थ के इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अलोन अकेले अगर अर्थ की ओर गिरता है तो वैसे उस टाइम में ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। हम अभी आपको बढ़िया से क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ, हल्का सा आगे बढ़ने दीजिए हमको, अभी आपको हम फ्री फॉल बढ़िया से क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या बोलता है इससे, हल्का से यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको फ्री फॉल क्या होता है बढ़िया से क्लियर कर देते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है। एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट while falling there is no change in the direction of motion of the object but due to the earth attraction, देखिए there will be a change in the magnitude of the velocity। क्या बोल रहा है सर, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस, अर्थ की मतलब ऊपर से अर्थ की ओर आता है तो जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, जब वह गिर रहा है तो उसका जो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से धरती की ओर गिर रहा है तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन के कारण उसका जो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वह चेंज करेगा। क्या बोले, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिर रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन द डायरेक्शन, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है विल बी चेंज, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। तो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज करता है तो वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। देखिए समझाते हैं, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक। देखिए वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वेलोसिटी जब चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि यदि एनी चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में अगर किसी भी तरह का चेंज आया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। देखिए लिखा हुआ है, जब कभी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ जो एक्सेलरेशन ये इन्वॉल्व हुआ वो क्यों हुआ, तो वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो वह हुआ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के कारण जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इतना समझे। अब हम आपको फ्री फॉल बढ़िया से समझा देते हैं एक बार, देखिए एग्जाम्पल के साथ बढ़िया से समझिएगा। देखिए क्या था, तो हम लोग को हमको आपको समझाना है फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल देखिए बोर्ड, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ हो गया। मान लीजिए यहाँ पर, हाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, ये क्या किया, यहाँ से एक स्टोन को ऊपर फेंका, तो स्टोन जो है कुछ हाइट तक जाएगा, ठीक है, कुछ हाइट तक जाएगा, तो ये स्टोन कुछ हाइट तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ हाइट तक जाने के बाद ये स्टोन जो है रुक जाएगा वहाँ, और फिर वहाँ से फिर नीचे आना चालू कर देगा। देखिए फिर स्टोन नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है जब ये स्टोन नीचे आएगा ना, तो नीचे कैसे आएगा, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आएगा, ठीक है। अर्थ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जिसके कारण ये जो स्टोन है वह अर्थ की ओर आएगा, ठीक है। और जब ये स्टोन अर्थ की ओर आएगा ना, तो ये जो अर्थ, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आएगा तो इसका डायरेक्शन जो है ना,
स्टोन का डायरेक्शन वह नॉट चेंज, अर्थ का जो डायरेक्शन होगा वह चेंज नहीं करेगा, ठीक है, अर्थ का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज नहीं करेगा, जो स्टोन का डायरेक्शन वह चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी चेंज हो सकता है, देखिए बोल रहा है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, इस स्टोन का वेलोसिटी चेंज कर सकता है, लेकिन अर्थ का ये स्टोन का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यदि इस स्टोन का वेलोसिटी चेंज करे और डायरेक्शन चेंज ना करे तो हम लोग जो बोलेंगे ये स्टोन जो यहाँ अर्थ की ओर आएगा ना, ये फ्री फॉल की कंडीशन के कारण आएगा, ठीक है। तो ये जो शो करेगा, जो जिस कंडीशन को ये शो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की ओर आ रहा है, ठीक है, और उसमें अर्थ की ओर जब वो आ रहा है तो उसको डायरेक्शन चेंज ना करे, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज ना करे, तो हम लोग बोलेंगे कि वह जो है फ्री फॉल के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को फ्री फॉल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग बात कर रहे थे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि जो ग्रेविटी के कारण जो आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक है। द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम लोग जी से डिनोट किए, ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा ना, ऐसा यूनिट वह एक्सेलरेशन के जैसा होगा। एक्सेलरेशन के जैसा होगा कहने का क्या मतलब होगा, जैसे देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यही ना होता है। तो यहाँ पर जो ये जी है वो कैसे आया, ये जी क्या है, तो जी भी एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, ठीक है। जी क्या है, तो जी भी एक तरह का एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटी के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इसका भी जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी यहाँ क्या बात करते हैं, देखिए वी नाउ फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखिए हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जानते हैं जो फोर्स होता है ना वो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्या जानते हैं, तो जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम लोग जानते हैं, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 BM। देखिए 10.2 में जो हम लोग एक्टिविटी लिए हैं, देखिए 10.2 में जो हम लोग एक्टिविटी लिए हैं उसमें जो स्टोन का मास है ना, हम लोग उस स्टोन का मास को माने M, ठीक है, उस स्टोन का मास को हम लोग माने M। वी ऑलरेडी नाउ that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force and it is denoted by g। देखिए क्या बोल रहा है हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हुआ है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का क्यों हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुआ है और इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ होगा, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं जो इसका भी जो कहने का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल, किसके इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वही मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर चेंज क्या आएगा, देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा ना वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। एम ए नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे m इंटू जी, क्योंकि ये g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, समझ में आया, इसलिए हम लोग m a ना लिखें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m g। जी क्यों आया, तो यहाँ पर जो स्टोन अर्थ की तरफ आ रहा था वहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वह ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए ना लिखे, हम लोग यहाँ पर जी लिखेंगे, ठीक। देखिए अब फ्रॉम बोर्ड इक्वेशन नंबर 10.4 एंड 10.6 वी हैव, देखिए इक्वेशन नंबर 10.4 और 10.6 को देखने बोल रहा है, ठीक। देखते इक्वेशन नंबर 10.4 और 10.6 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 10.4 में क्या है, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है इक्वेशन नंबर 10.6, देखिए इक्वेशन नंबर 10.6 में क्या है, तो f इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अब देख सकते हैं, एक मिनट, इक्वेशन नंबर 4 में था f इज इक्वल टू जी, ठीक है, m इंटू m बाय डी स्क्वायर, ये था इक्वेशन नंबर 10.6,
10.4 में, ठीक है, और 10.6 में है देखिए 10.6 में है F = mg, है ना, इतना समझे। देखिए ये होगी इक्वेशन नंबर 10.4 और ये होगी इक्वेशन नंबर 10.6। तो आप देख सकते हैं जो 10.4 है और 10.6 है, इसमें देखिए LHS दोनों का इक्वल है। देखिए फोर्स इधर भी है और यहाँ भी फोर्स है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर आपको किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10.4 और 10.6 से LHS जब इक्वल था तो RHS को इक्वल कर दिया। देखिए mg = g कैपिटल M × स्मॉल m बाई d स्क्वायर किया, ठीक है। अब ये देखिए ये जो स्मॉल m RHS में भी है और सॉरी स्मॉल m जो LHS में भी है और RHS में भी है, तो स्मॉल m को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो स्मॉल g = आया कैपिटल G m/d स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वेयर m क्या है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा m इज़ द मास ऑफ द अर्थ। m जो है अर्थ का मास है, ठीक है। एंड d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, और d क्या है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए लेट एन एक्टिविटी बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेंगे अर्थ के सरफेस के नियर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा डी इन इक्वेशन 10.7, ठीक है। देखिए इक्वेशन में जो डी है वो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। कहाँ गया, विल बी इक्वल टू आर। देखिए क्या बोल रहा है समझिएगा, एक मिनट समझाते हैं। देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह अर्थ के सरफेस के सामने है, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, जो आर होगा, जो रेडियस होगा, वही हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस। समझ में आया। देखिए जो यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर है, ठीक है, डी स्क्वायर यानी कि डी है। तो डी क्या बताता है, तो अर्थ का मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के बहुत सामने है तो यहाँ पर आप डिस्टेंस कैसे दिखाइएगा, तो आपको डिस्टेंस दिखाना है अर्थ के सेंटर और अर्थ का सेंटर का जो अर्थ का सेंटर से अर्थ का सरफेस के बीच का जो रेडियस होगा उसी को आप डिस्टेंस को शो कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, विल बी इक्वल टू आर, तो आप उसका जो डिस्टेंस होगा डी की जगह आर लीजिएगा, और जो रेडियस होगा अर्थ का, आर क्या होगा, तो आर जो होगा रेडियस होगा अर्थ का। 10 फॉर ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए क्या बोल रहा है, एक मिनट, mg = गया g कैपिटल M × स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, तो आर जो है अर्थ का रेडियस है। आर क्या है, तो अर्थ का रेडियस है। अर्थ का रेडियस हम लोग यहाँ पर अर्थ का रेडियस क्यों लिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के बहुत सामने है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस के बहुत सामने है, इसीलिए, ठीक। तो देखिए स्मॉल m कैंसिल किए तो g = आ गया कैपिटल G m/r स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है, द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर। देखिए हम लोग जानते हैं हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट गोल नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा यहाँ बढ़िया से कंसेप्ट वाला चीज़ें। देखिए बोल रहा है हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो पूरा तरह से गोल नहीं है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो पूरा तरह से गोल नहीं है। देखिए हमारा जो अर्थ है वह हल्का ऐसे चिपटा टाइप का, ठीक है, हमारा जो अर्थ है हल्का चिपटा टाइप का, पूरा तरह से गोल नहीं है। इसका मान लीजिए ये सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोल, और जो इधर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमारा अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है, हमारा अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो इसका जो यहाँ जो जी का वैल्यू होगा ना, जी का वैल्यू वह देखिए जी का जो वैल्यू होगा आप पोल से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कीजिएगा ना, पोल से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाइएगा जी का वैल्यू घटते जाएगा। क्यों, देखिए कहने का मतलब वह ये अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है, तो यहाँ पर इसका रेडियस कुछ और होगा, यहाँ जाइएगा तो इसका रेडियस कुछ और मिल जाएगा, R1 मान लीजिए, यहाँ जाइएगा तो इसका रेडियस कुछ और हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब इसका जो रेडियस होगा वो वेरी करेगा। देखिए पोल से इक्वेटर की तरफ जाइएगा तो इसका रेडियस क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो अगर रेडियस वेरी करेगा तो इसका जी का वैल्यू भी चेंज करेगा। तब रेडियस जब पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो आर क्या कर रहा है, जब पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो आपका रेडियस जो है वह इंक्रीज कर रहा है। देखिए जब पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तब आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और रेडियस इंक्रीज कर रहा है कहने का मतलब आपका जो जी होगा, ठीक है, जी जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वह डिक्रीज करेगा। जो जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज करेगा। कैसे, देखिए क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ये सारा एक एक है, ये भी एक है, ठीक है। जी इज इक्वल तो हम लोग लिए एक, एम इज इक्वल टू लिए एक और आर इज इक्वल टू लिए एक, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए, जी का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर, ठीक है, 1/1, देखिए, ठीक है। तो जी कितना आ गया, 1 आया। हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश कर समझिएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, जी का वैल्यू कीजिए, जी को एक ही रन दीजिए, ठीक है, मास को भी एक रन दीजिए, ठीक। आर को क्या कीजिए आप, अबर 2 कर दीजिए, ठीक। आर को क्या किए, 2 किए, समझिएगा। तो जी इज इक्वल तो हो गया कैपिटल जी का 1, एम का 1 और आर कितना किए, 1 से 2 कर दिए, 2 का स्क्वायर तो 1 बाय आ गया 4। देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 0.25, देखिए 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमको क्या समझाना चाह रहे सो देखिएगा। देखिए आर का वैल्यू था 1 तो जी का वैल्यू आया 1, ठीक है। अब देखिए हम आर का वैल्यू को 1 से किए 2, आर का वैल्यू यानी रेडियस क्या किए, इंक्रीज किए। समझिए पोल से इक्वेटर की तरफ जा रेडियस इंक्रीज करेगा तो हम लोग आर से इंक्रीज कर दिए 2, देखिए जी का वैल्यू जो है ऑटोमेटिक डिक्रीज कर गया, क्या ना। यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। देखिए लिखा हुआ फॉर मोस्ट, एक मिनट, फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कॉन्स्टेंट ऑन और नियर द अर्थ। देखिए बोल रहा है जब हम लोग ज़्यादातर कैलकुलेशन करेंगे ना तो जो जी होगा ना उसको हम लोग मोर या लेस कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग जो जी का वैल्यू होगा हम लोग उसको अर्थ के नियर के सरफेस कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ जो जी का जो वैल्यू होगा ना, जो जी का जो वैल्यू होगा, जी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ एक समान लेके चलेंगे, ठीक है। जो जी का वैल्यू होगा अर्थ के सरफेस पे हम लोग उसको एक समान लेके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब जी का वैल्यू अगर 5 लेके चल रहे हैं अर्थ के सरफेस पे तो सारी जगह पे आप जी का वैल्यू को कांस्टेंट लेके ही चलिएगा, 5 लेके ही चलिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ, कर रहा है जब ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से दूर में हो तो जो एक्सेलरेशन होगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 10.7। यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है, ठीक है, तो आप उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे निकालिएगा, तो आप वो निकालिएगा इक्वेशन नंबर 10.7 की मदद से। देखिए जी का वैल्यू आप निकालिएगा इक्वेशन नंबर 10.7 की मदद से, ठीक है। जी कैपिटल एम बाय देखिए डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा और जो अर्थ होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो जी तब उस कंडीशन जो जी का वैल्यू होगा ना वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। आपको बताया अर्थ के सरफेस में लेंगे, अर्थ के बहुत सामने रहेगा तो जी का वैल्यू हम लोग लेंगे 9.2, जी का वैल्यू हम लोग लेंगे कांस्टेंट। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस से दूर है तो जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ और होगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग अब जी का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग जी का वैल्यू को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कि आप जी का वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम एंड कैपिटल आर इन इक्वेशन नंबर 10.9 नेमली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए बोल रहा है यदि हमको स्मॉल जी का वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चाहिए, तो हमको जी एम और आर तीनों का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 10.9 में पुट करना होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10.9 में क्या है, तो इक्वेशन नंबर 10.9 में है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 10.9 में, ठीक है।
देखिए अब उसके बाद क्या बोलता है, जो यहाँ पर कैपिटल जी का जो वैल्यू होगा वो होगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी का वैल्यू। ठीक, और देखिए जो अर्थ का जो मास होगा वो होगा 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और जो रेडियस होगा अर्थ का वो होगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, जब इस वाले इक्वेशन में जब ये सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका जी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए 10 इस प्रकार जो वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ के सामने वो होगा जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थ के सामने या अर्थ के सरफेस पे जो जी का वैल्यू हम लोग लेंगे वो लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमको लगता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, ये वाला टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।